गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो बेटा अपना जो है भी थर्ड चैप्टर चल रहा है नास्तिवाद व हिटलर का उदय। ठीक है, अभी अपन ने जो प्रीवियस अपना वीडियो था उसमें अपन ने देखा था एक लड़के की कहानी देखी थी हेमलुट की। ठीक है, तो हेमलुट की कहानी अपन ने देखी थी कि किस तरह से उसके पिता ने जो है सुसाइड कर लिया था, किस डर से कि अब मित्र राष्ट्र उनके साथ जो है किस तरह का बिहेव करेंगे, ये सोचकर उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया था। तो अब ये नाज़ी है क्या, और हिटलर का जो उदय हुआ या नाज़ी जो ये जो संगठन बना उसका उदय जो है किस प्रकार से हुआ, तो हम जो है बेटा उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से जो जर्मनी के साथ में जब पहला विश्व युद्ध हुआ या जर्मनी का जो उदय हुआ, जर्मनी में हिटलर ने अपना एक अलग से एक ग्रुप बनाया नाज़ी ग्रुप, तो वो नाज़ी ग्रुप क्या था, कैसे उसका उदय हुआ, उन सब की जो है बेटा अपन चर्चा करेंगे। तो देखो इसमें देखो वाइमर गणराज्य का जन्म अपन देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो जर्मनी क्या था, एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, पहला विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध की अपन बात करेंगे। डेट आपको ध्यान में रखनी है बेटा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, दुनिया में देखो ये हुआ था मित्र राष्ट्र, एक तरफ कौन थे, मित्र राष्ट्र थे, और एक तरफ कौन थे, धुरी राष्ट्र थे। ठीक है बेटा, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ कौन थे, धुरी राष्ट्र थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। मित्र राष्ट्रों में कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ठीक है, और देखो हाँ दुनिया की सभी बड़ी शक्तियों की ये सोच कर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। देखो ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें सभी दुनिया की जो प्रमुख जो शक्तियां थी वो इस युद्ध में भाग लेने के लिए आ गई थी। क्यों, क्योंकि सभी ये सोच रहे थे कि हमें इस युद्ध में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, और इतना मतलब 4 साल लंबा ये युद्ध खिंच जाएगा ऐसा किसी ने भी सोचा भी नहीं था। इस चीज को सोचते हुए सभी ने इस युद्ध में भाग लिया और सभी अपना अपना कुछ ना कुछ फायदा देख रहे थे। ठीक है, अब सभी को ये अंदाजा नहीं था कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो इतना लंबा खिंच जाएगा, 4 साल तक ये युद्ध चलेगा और यूरोप की जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय हो जाएगी। ठीक है, पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं अपन, किसी पर्टिकुलर देश की अपन बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो बेटा, आप फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 तक अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 को केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो देखो इधर मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से आ गए राष्ट्र, देखो इसमें मित्र राष्ट्रों में पहले कौन कौन से थे, जैसे इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इधर ही थे सारे। ठीक है, रूस, फिर इसके बाद में जैसे अपन छोटे छोटे देशों की बात करें तो जैसे बेल्जियम, और फिर बाद में 1917 में इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया। अमेरिका क्या हो गया, इसमें शामिल हुआ। एक तरफ ये सारे राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्रों में जर्मनी,
ठीक है। और इसके साथ में ऑस्ट्रेलियाई जो साम्राज्य था वो था। तो पहले तो जर्मनी ने किस किस के ऊपर अधिकार कर लिया, फ्रांस व बेल्जियम पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अपनी शक्ति प्रदर्शन भी इसने अच्छा किया था शुरुआती टाइम में, लेकिन धीरे धीरे बाद में जो है ये क्या हो गया, जैसे ही मित्र राष्ट्रों को अमेरिका का साथ मिला तो मित्र राष्ट्रों की जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी। इस वजह से उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराया और साथ में ही जर्मनी को भी जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था इसने, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें 1917 तक हो गया, अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और नवंबर 1918 तक केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी भी मित्र राष्ट्रों के सामने घुटने टेकने पर क्या हो गई, मजबूर हो गई थी। समझ में आई ये चीज़ आपको। अब इसके बाद देखो साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध करवाया। साम्राज्यवादी जर्मनी की जब पराजय हुई, साम्राज्यवादी जर्मनी जब हार गया था और सम्राट ने भी वहां का पद त्याग कर दिया था, तो वहां संसदीय पार्टियों को, वहां की जो संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का क्या मिला, अच्छा मौका मिला था। देखो जर्मनी में पहले तो जैसे सम्राट का अधिकार था तो जो संसदीय पार्टियां थी वो अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। समझ में आई क्यों? फिर इसके बाद जर्मनी जब 1918 में हार गई और उसने मित्र राष्ट्रों के सामने घुटने टेक दिए, तो अब वापस से उसका जो राजनीतिक जो ढांचा बनना था वो वापस से बनना शुरू हुआ। जर्मनी का जो राजनीतिक ढांचा बनना था वो वापस से बनना शुरू हुआ और वहां की जो संसदीय पार्टियां थी उनके सामने भी एक अच्छा मौका था कि वापस से जर्मनी को एक नए राजनीतिक सांचे में ढाला जाए, ठीक है। तो वहां की जो संसदीय पार्टियां थी वो इस चीज के लिए एग्री थी कि अब जो है जर्मनी में क्या करनी थी, एक नई शुरुआत जो है करनी है। क्यों? क्योंकि सम्राट ने क्या कर दिया, पद त्याग दिया था अपना, ठीक है। तो इसके बाद देखो आप, इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। वाइमर जगह जर्मनी में ही एक जगह है, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। अब जर्मनी में एक नई शुरुआत होनी थी, ठीक है, क्योंकि जो पुरानी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो तो समाप्त हो गई थी। क्यों? क्योंकि सम्राट ने अपना पद छोड़ दिया था, ठीक है। तो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था क्या हो गई थी बेटा, समाप्त सी हो गई थी। ये आपको समझ में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। किस किस के बीच में हुआ था? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था। स्टार्टिंग के टाइम में जर्मनी पहले जीता था, इसने फ्रांस और बेल्जियम पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अधिकार करने के बाद में 1917 में जब अमेरिका मतलब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ तो उसके बाद में जर्मनी की शक्ति कमजोर हो गई और जर्मनी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और वहाँ के जो सम्राट थे उन्होंने अपने पद छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे। और इसके बाद में वहाँ की जो पुराना राजनीतिक संरचना थी वो तो समाप्त हो गई। अब एक नई राजनीतिक संरचना का विकास होना था, ठीक है। तो नई राजनीतिक संरचना के विकास के लिए वाइमर में एक पहले क्या बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई। किस बात के लिए? कि अब एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक जनता के शासन के आधार पर एक नया संविधान तैयार होना चाहिए और उसी संविधान के आधार पर जर्मनी में शासन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें बेटा फिर क्या हुआ, नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। जर्मन संसद को क्या कहा गया? राइक्सटैग कहा गया। तो जर्मन संसद क्या कहलाई? जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है? राइक्सटैग। ठीक है बेटा, जर्मन संसद को किस नाम से जाना गया? राइक्सटैग के नाम से जो है जाना गया। तो अपने जैसे संसद बोलते हैं वहां पे किस क्या बोला जाता था? राइक्सटैग बोला जाता था। अब इसके बाद देखो बेटा आप, प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। राइक्सटैग के लिए जो प्रतिनिधि
चुने जाने थे, तो उनका चुनाव कौन करेगा? महिलाएं। और सभी जितने भी वयस्क जो थे सभी को जो है समान तरीके से सार्वभौमिक अधिकार दिए गए। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनाव करने के लिए सभी को समान रूप से मताधिकार जो है मत का जो अधिकार है वो दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से जर्मनी में भी जो है ये मताधिकार शुरू किया गया, सभी को मताधिकार दिया गया। देखो फिर इसके बाद में, लेकिन ये नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। अब देखो ये जो नई जो शुरुआत हो रही थी जर्मनी में, नया जो काम हो रहा था कि अब जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, किसी का पर्सनली कोई भी जो है अधिकार नहीं होगा, सभी जनता का जो है मिलकर अधिकार होगा। मतलब शासन जो होगा वो जनता के हितों के लिए होगा। ऐसे नई शासन व्यवस्था शुरू हो रही थी, लेकिन ये जो नई शासन व्यवस्था थी वो जर्मनी के लोगों को ही पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, जर्मनी में बहुत सारे के ऐसे लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि जर्मनी में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है शुरू की जाए या लोकतांत्रिक जो संविधान है वो शुरू हो। ऐसा बहुत सारे के लोग नहीं चाहते थे, वो अभी भी क्या चाहते थे? तानाशाही चाहते थे। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में, इसकी पहली एक वजह क्या थी कि लोग ऐसा नहीं चाहते थे। तो वो क्यों नहीं चाहते थे? इसकी पहली ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। पहली वजह क्या थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जब हार गया था तो जो मित्र राष्ट्र जो थे, जो जीते हुए जो राष्ट्र थे मित्र राष्ट्र, उन्होंने जर्मनी पर बहुत सारी की कठोर शर्तें थोप दी थी। तो पहला कारण तो ये हो गया। इस वजह से लोग क्या नहीं चाहते थे? लोकतांत्रिक संविधान नहीं चाहते थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है जर्मनी में नहीं चाहते थे। दूसरा देखो, मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थे। वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में, जो क्या कहलाई थी? ये जो संधि थी वो जर्मनी के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। जर्मनी के लिए किस तरह की संधि थी बेटा? अपमानजनक संधि थी ये। क्यों? क्योंकि जर्मनी जो पहले था एक शक्तिशाली देश था, अब किसके अंडर में आ गया था? मित्र राष्ट्रों के अंडर में आ गया था। तो जिस तरह से मित्र राष्ट्र उनको कह रहे थे, जैसे वर्साई की संधि हुई थी तो उसमें यह था कि अस्त्र शस्त्र छोड़ने की बात थी, कोई भी युद्ध होगा नहीं। ठीक है, किसी भी दूसरे राज्यों के आंतरिक जो मामले हैं उनमें इंटरफेयर कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, ये सारी चीजें थी। तो ये जो वर्साई की जो संधि हुई थी जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में, ये जर्मनी के लिए किस तरह की संधि थी? एक अपमानजनक संधि थी। मतलब इसमें इस संधि से जर्मनी का क्या हो रहा था? अपमान हो रहा था। तो देखो इसमें इसी संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% लोहा कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। अब देखो ये जो संधि हुई, इस संधि में जर्मनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ? कि उसको अपने उपनिवेश छोड़ने पड़े। उपनिवेश का मतलब ये था, जैसे भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था। ठीक है, भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था। इंग्लैंड वासियों ने, अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर रखा था, तो ये भारत उनका क्या हो गया? उपनिवेश था। तो वैसे ही जर्मनी के उपनिवेश थे। कौन कौन से थे? जैसे फ्रांस हो गए, पोलैंड हो गए, लिथुआनिया, डेनमार्क, ये जर्मनी के उपनिवेश थे। ठीक है, तो इनके जो संसाधन थे जैसे कि 75% लोहे के भंडार इन देशों को देने पड़े, वापस रिटर्न करने पड़े। 26% कोयला भंडार वापस देना पड़ा इनको। 30% भूभाग, 13% क्या देना पड़ा? भूभाग, जमीन जो है वो देनी पड़ी। इसके अलावा 10% आबादी, 10% आबादी का भाग भी किसको देना पड़ा? ये जो इनके उपनिवेश देश थे उनको देना पड़ा। तो जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि हुई। ठीक है, जर्मनी के लिए कैसी संधि साबित हुई? एक अपमानजनक संधि जो है साबित हुई थी बेटा। अब इसके बाद देखो आप, जर्मनी को रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने अपनी सेना भी भंग कर दी। जर्मनी को रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों
ने उनकी सेना भी भंग कर दी। जर्मनी के पास जो बची हुई ताकत थी उसको भी मित्र राष्ट्रों ने खत्म कर दिया। किस तरह से? उनकी सेना को भंग करके। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। ऐसा मित्र राष्ट्रों ने उनके ऊपर ये ठहराया, उनको ये बताया कि जितनी भी जो हानि हुई है, जितना भी जो नुकसान हुआ है, ठीक है, जितने समय तक युद्ध चला है, आर्थिक हानि मान लो या जन हानि मान लो, जो भी हुई है वो सब जर्मनी के कारण हुई है। इस सब की जिम्मेदारी किसको ठहराई? जर्मनी को ठहराई कि आप सब जो है इतनी सारी चीज़ों के जिम्मेदार हो, ठीक है। इसके बाद में फिर देखो क्या हुआ, इसके एवज में उसे 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी के ऊपर ये थोप दिया गया था, ये जिम्मेदार उसको ठहराया गया कि जितनी भी हानि हुई है वो आपके वजह से हुई है, आपके कारण हुई है, तो आप इसका हर्जाना दे। और वो हर्जाना कितना था? 6000 पौंड, 6000 लाख पौंड, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा आप, 6 अरब पौंड ये जो है जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। राइनलैंड जो देश है वो खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। तो उसके ऊपर किसका अधिकार हो गया था? अब धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों का अधिकार जो है हो गया था। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया था, ठीक है बेटा। बहुत सारे के लोग ये कह रहे थे कि ये जो अपनी हार हुई है या अपने साथ इस तरह का जो बिहेव किया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वाइमर गणराज्य है। वाइमर गणराज्य लोकतांत्रिक जो गणराज्य होगा वो है, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो इस युद्ध का असर जो है क्या रहा, असर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर जो है क्या असर पड़े। इस युद्ध में पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया था। पूरे महाद्वीप को मनोविज्ञान मतलब ऐसा था कि लोगों की जो मन चिंतन करने की जो शक्ति थी वो भी क्या हो गई थी, अब समाप्त हो गई थी। और आर्थिक दृष्टि से भी सब क्या हो गए थे, कमजोर से हो गए थे। दोनों ही स्तरों पर यूरोप को तोड़कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। यूरोप ऐसा महाद्वीप था जो अन्य महाद्वीप के देशों को क्या दे रहा था, कर्ज दे रहा था। लेकिन युद्ध खत्म होते होते अब ये किस तरह का महाद्वीप बन गया था, ये अब जो है कर्ज लेने वालों की लिस्ट में या कर्ज लेने वालों की लाइन में जो है खड़ा हो गया था। यूरोप इतना समृद्ध था कि वह बाहरी जो देश थे, अन्य महाद्वीपों वाले जो देश थे, उन सबको कर्जा देता था। लेकिन अब क्या हो गया, कर्ज लेने वालों की लिस्ट में जो है ये आ गया था। अब इसके बाद देखो बेटा, हाँ, विडंबना ये थी कि पूरे साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। सबसे बड़ी दुख की बात ये थी उनके लिए, जर्मन वालों के लिए, कि जो भी कुछ हुआ उस सब चीज़ों के लिए जो है जर्मनी को ही मतलब जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और जर्मनी से ही इसका हर्जाना वसूला जा रहा था, ठीक है। तो ऐसा जो हो रहा था इन सब के लिए, सब जर्मनी के जो लोग थे वो क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे कि जर्मनी के साथ में जो है ऐसा क्यों हो रहा है, या जर्मन के साथ इस तरह का जो बिहेव हो रहा था वो क्यों हो रहा था। तो सभी जो है इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो रहे थे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो सहना ही पड़ा था। मतलब इनके लिए कह दिया गया था कि ये अपराधी हैं, जर्मन को
इस पूरे विश्व में जो है एक अपराधी घोषित कर दिया गया था, तो वो उनके लिए एक अपमान की सिचुएशन थी, एक अपमान की हालत थी, ठीक है, क्योंकि उनका जो पूरे विश्व भर में उनकी निंदा की जा रही थी, ठीक है, अपराध वो घोषित हो गया था। तो इसके अलावा उनके ऊपर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाकर जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से भी अपंग बना दिया गया था। मतलब आर्थिक दृष्टि से भी जर्मन जो है पूरी तरीके से हिल गया था, ठीक है, इतना हर्जाना चुकाने की जर्मन की कैपेसिटी नहीं रही थी। इसके बाद देखो, वाइमर गणराज्य के हिमायतियों के मुख्य रूप से समाजवादी, कैथलिक व डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। वाइमर गणराज्य में के हिमायतियों में प्रमुख रूप से कौन कौन से थे? जैसे समाजवादी हो गए थे, ठीक है, जो कैथलिक थे, डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। ऐसा जो वाइमर गणराज्य जो चाहते थे कि कैसा गणराज्य बने, लोकतांत्रिक गणराज्य बने, तो लोग जो हैं कौन कौन साथ में थे? जैसे समाजवादी लोग हुए वो ऐसा चाहते थे, कैथलिक हुए वो ऐसा चाहते थे, और डेमोक्रेटिक खेमे के जो लोग थे वो ऐसा चाहते थे कि लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना हो, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो। रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। अब देखो, नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। जो रूढ़िवादी थे, पुरातनपंथी थे, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा, और इनको क्या कहा जाने लगा? जर्मनियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा, और ये जो जर्मनी की जो मनोदशा थी उसका 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर बहुत ज़्यादा इसका जो है प्रभाव रहा। अब देखो प्रभाव किस तरह से था। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। यूरोप का जो समाज थे, यूरोप की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर गहरी छाप छोड़ दी थी। पहला महायुद्ध, विश्व युद्ध की बात हो रही है, ठीक है। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। जो सिपाही होते थे उनको आम नागरिकों के बजाय अब ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था, ठीक है। राजनेता व प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। राजनेता और जो प्रचारक थे, जो प्रचार प्रसार करने वाले थे, वो इस चीज़ पर जोर देने लगे कि पुरुष जो होने चाहिए वो आक्रामक होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए और मर्दाना होने चाहिए, ठीक है। जो इन गुणों से युक्त नहीं है वो पुरुष ही नहीं है, ऐसा माना गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। खंदकों का मतलब ये हो गया कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। तो जो लोग इन गड्ढों में रह रहे थे उनकी बड़े बड़े गुण गाए जा रहे थे, उनको श्रेष्ठ बताया जा रहा था, उनको बहुत सम्मान दिया जा रहा था। जबकि सच्चाई ये थी कि इन खंदकों में, खंदकों का मतलब इन गड्ढों में जो सिपाही रह रहे थे उनकी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, ठीक है। वो बहुत ही बुरी जो है ज़िंदगी जी रहे थे। बाकी उनके मीडिया क्या कह रही थी? मीडिया ये कह रही थी कि वो जो है मीडिया उनको जो है बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी, जबकि वास्तव में ऐसा था कि जो खंदकों में रह रहे जो सिपाही थे उनकी जो हालात थे, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी बेटा। अब इसके बाद देखो, वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे हर वक्त किससे घिरे हुए रहते थे? जो चूहे लाशों को खाते हैं उन चूहों के बीच में पड़े रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। युद्ध ऐसा चल रहा था कि जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते रहते थे, लेकिन फिर भी अपने साथ वालों को पल पल मरते हुए देख रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह में सामने सारी बाकी चीज़ें गौण हो गई थी।
समाज में अब ऐसा हो गया था, ऐसी हालात हो गई थी कि सब लोग आक्रामक फौजी बनना चाहते थे, प्रचारक बनना चाहते थे। ठीक है, मतलब सभी में एक वैसी हो गई थी, ललक हो गई थी, भाई बस अब मुझे है ना जो अपना नाम रोशन करना है। नाम रोशन कैसे होगा? या तो मैं आक्रामक फौजी बनूंगा या मैं प्रचारक बनूंगा। ठीक है, सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह तब मिलेगी मेरे को जब मैं फौजी बनूंगा। ठीक है, तो फौजी बनने के लिए, आक्रामक फौजी बनने के लिए सब क्या हो रहे थे, अब मतलब तैयार हो रहे थे। देखो, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा, और धीरे धीरे जो आए रूढ़िवादी तानाशाह जो थे उनको धीरे धीरे क्या मिलने लग गया? जन समर्थन मिलने लग गया था। अब तानाशाहियों को जन समर्थन मिलना लाजमी था, क्योंकि जनता का तो ध्यान किस तरफ था? जनता का ध्यान लोकतांत्रिक संविधान बनाने की तरफ नहीं था, जनता का ध्यान था सिर्फ बदला लेने का। ठीक है, तो धीरे धीरे जो जर्मनी का जो अपमान हुआ था, उस अपमान का बदला लेने की, और लोग तो सिर्फ किस ओर ध्यान दे रहे थे कि उन्हें आक्रामक बनना है, उन्हें ताकतवर बनना है। ठीक है, उन्हें लड़ना है, सिपाही बनना है, उसी ओर ध्यान दिए जा रहे थे। इस दौरान जो है क्या हुई? रूढ़िवादी तानाशाहों को जन समर्थन मिलने लग गया। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था। लोकतंत्र जो था, लोकतंत्र, उस वक्त लोग लोकतंत्र में विश्वास कम करते थे, क्योंकि लोकतंत्र एक नया शब्द था, लोकतंत्र आया ही था, और बहुत नाजुक विचार था, लोग इसको हल्के में भी ले रहे थे, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। जो लोकतंत्र की व्यवस्था थी वो अब लागू नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो तानाशाही थे वो उनको जन समर्थन मिलने लग गया था। यदि लोकतंत्र की व्यवस्था लागू करने की होती तो तानाशाहियों को जन समर्थन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इस तरह से जर्मनी की जो हालात थे वो बद से बदतर हो जा रहे थे। ये वही हालात है बेटा जिन्होंने हिटलर का उदय करवाया था, ये वही हालात हैं। इन्हीं हालातों की वजह से तो हिटलर का जो है उदय हुआ था। हिटलर जो है सामने आया था, या हिटलर ने जो इतने कांड किए, नात्सीवाद को जन्म हुआ, वो किस वजह से हुआ? इन्हीं घटनाओं की वजह से जो है हुआ था। अब देखो, अपन जो देखेंगे वो राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट देखेंगे कि किस तरह से जो है इनके ऊपर जो है आर्थिक संकट जो है जर्मनी वालों पर आया। ठीक है बेटा, तो ये अपन जो सारी चीजें वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बेटा हैव ए गुड लक।